Welcome student, this is the second part of our history chapter Nazism and the rise of Hitler. Today we will discuss the political radicalism and economic crisis. This is the part after or the effect of World War First. तो जो वेमर रिपब्लिक बनाया गया था उसमें धीरे धीरे रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग होने लगी थी और एक ग्रुप एक पार्टी बन गई थी स्पार्टसिस्ट लीग। उनका मानना यह था कि जैसे रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक पार्टी ने किया था, उसी तरह से हम भी कुछ ऐसा ही जर्मनी के लिए कर दें। इसके साथ ही साथ सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़। अलग अलग शहरों में जो मज़दूर और सेलर्स थे, जो जहाज़ चलाने वाले मज़दूर होते हैं, उनकी भी ग्रुपिंग होने लगी थी। इस ग्रुपिंग को देखते हुए जो वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे, जो चाहते थे कि वेमर रिपब्लिक बना रहे, जैसे सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे, उन्होंने एक मीटिंग की और पुराने जो उनके सैनिक थे, वॉर वेटरन्स, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया था फ्री कोर, और उनकी मदद से उन्होंने इस होने वाले रिवॉल्यूशन को पहले ही दबा दिया। द स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी। स्पार्टसिस्ट ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जो कि एक बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गई थी सोशलिस्ट पार्टी की। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन was only heightened by the economic crisis। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से और ज़्यादा लोगों के ध्यान में आया। ये बात है 1923 की। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपरेशंस इन गोल्ड। जर्मनी ने जो अपना वर्ल्ड वॉर लड़ी थी वो लोन लेकर, दूसरों से पैसा लेकर लड़ी थी, और उसको हर्जाना भी देना पड़ा गोल्ड के रूप में। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे। जब बहुत ज़्यादा लोन हो गया तो जर्मनी ने लोन चुकाने से मना कर दिया, जिसके बदले में फ्रांस ने उसकी जो है लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर, यहाँ पर कोयले का बहुत बड़ा भंडार था जर्मनी के लिए, उस पर कब्ज़ा कर लिया फ्रांस ने। इसके जवाब में जर्मनी ने क्या किया, अपने यहाँ पर पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत पैसा छाप दिया उन्होंने। अब इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि जब वो मार्केट में आया तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह गई। देखिए इसमें लिखा है, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। जो वैल्यू थी पैसे की वो डाउन होने लगी। दिस इज़ नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस कंडीशन को जाना जाता है हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें या तो हम कह दें कि करेंसी के जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, या चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा समझिए कि एक 20 रुपये की ब्रेड जो है वो 2000 रुपये की मिलेगी, तो समझिए कि अब पैसे की वैल्यू डाउन कितनी हो जाएगी। हालांकि जर्मनी की इस कंडीशन को देखते हुए यूएसए ने उसको मदद की और एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डॉव्स प्लान। अब आते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन। द ईयर बिटवीन 1924 एंड 28 सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 से 28 तक सब कुछ स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद जो जर्मनी को इन्वेस्टमेंट और रिकवरी के लिए जो यूएसए से मदद मिल रही थी वो बंद हो गई, क्योंकि अमेरिका में एक स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, 1929 में वो बंद हो गया। और जब शेयर मार्केट बंद हो गया तो लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए डर के मारे।
Between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. और 1929 और 1932 के बीच यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी रह गई थी, और इसका इफ़ेक्ट जो था वो दुनिया पर बहुत बुरी तरह से पड़ा था। By 1932, industrial production was reduced in 40 to 40% in Germany of the 1929 level. जर्मनी में भी 1929 में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसका घटकर 1932 में सिर्फ 40% रह गया था, और जो बेरोज़गारों के नंबर्स थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। लगभग 60 लाख लोगों के पास रोज़गार नहीं था, और मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिशिंग। जो सरकारी नौकरी वाले लोग थे या जिनको पेंशन मिल रही थी उनकी सेविंग्स जो थी वो घटने लगी थी। Small businessmen, self-employed and retailers suffered, and they filled with fear to proletarianization। इस वर्ड का मतलब है उस हद तक गरीब हो जाना जितने मज़दूर होते हैं। तो जो छोटे बिजनेसमैन थे या अपना काम करने वाले लोग थे, दुकानदार थे, उनके मन में भी यही डर था कि कहीं वो इतने गरीब ना हो जाएं कि उन्हें भी मजदूरी करनी पड़े। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices। किसानों का भी एक बहुत बड़ा नंबर जो है उन पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनके दाम गिरने लगे थे, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। हालांकि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमियां थीं, उसमें से एक जो मेन थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है, जो इलेक्शन होते हैं उसमें हर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, उसमें नंबर दिए जाते हैं कि प्रेफरेंस किसको है, और जितनी पार्टियाँ होती हैं जितने परसेंट उनको वोट मिलते हैं उसके उतने ही परसेंट कैंडिडेट गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं। तो यानी कि उसकी जो कमी थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वो ये थी कि एक पार्टी को इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलती कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। मिली जुली गवर्नमेंट बनती थी जिससे वो फिर गिर जाती थी। और दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स थी वो इमरजेंसी लगाने की थी, लोगों के राइट्स बंद करने की थी, और कानून के हिसाब से रूल चलाने की थी। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में वो कम होता जा रहा था, और ऐसा लगता था कि जैसे इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो यहाँ आपका पार्ट 1 एंड होता है। जो भी ये पार्ट देखेगा वो मुझे अपनी अटेंडेंस भेजेगा, आई हैव सीन दिस लिखकर। ये कंपलसरी है, अगर आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आगे फिर प्रॉब्लम होगी, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।